जनरल आसिम मुनीर के अहले खाना के हवाले से रीसेंट अहमद नूरानी की स्टोरी, जिसमें पर्टिकुलरली उनके बेटियों के पासपोर्ट का जिक्र किया गया, इस्टेब्लिशमेंट को और ख़ास तौर पर अपर लेवल की इस्टेब्लिशमेंट को ये बहुत ही ग्रां गुजरी। रीसेंट होने वाले वाक़यात में ये सबसे बड़ा वाक़या था, और उसके बाद जो पॉलिसी अपनाई गई, ये अभी आप सहाफ़ियों पे सख्ती हो या फिर एक गुस्से की स्टेट हो, ये सारा कुछ उसी वजह से होता हुआ नजर आ रहा है। आज नाज़रीन किराम, इस स्टोरी के अंदर एक नया मोड़ आया है, एक नई अपडेट आई है। लगता यह है कि कहानी अपसाइड डाउन तब्दील हो रही है। ये क्या तफसीलात है, ये क्या हो रहा है, आज के वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के 600 दिन जेल के अंदर मुकम्मल हो गए। आज किस तरह फाइनली ये कहा जा सकता है कि इमरान खान जीत गया, ये कैसे कहा जा सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट हार गई, 600 दिनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और अब 600 दिनों के बाद किस तरह से इमरान खान आज अडयाला में फाते की हैसियत से बैठा है, इसके ऊपर भी बात होगी। और बात होगी नाज़रीन इकराम, आज जस्टिस एजाज इसहाक खान के उस धड़ल्ले वाले ऑर्डर समेत जो उन्होंने किया, और उन्होंने ये जितने टाउट्स बैठे हुए हैं उन सबको उड़ा के रख दिया है। और पीटीआई की कुछ अंदरूनी मामलात के ऊपर जो इस वक्त चल रहे हैं, अंदरूनी लड़ाइयाँ और फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानियाँ, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। ये और अब तक दिन में होने वाली तमाम डेवलपमेंट्स के ऊपर तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आर्मी चीफ वाला मामला देखिए। अहमद नूरानी साहब ने जो है वो एक बड़ी ही खतरनाक स्टोरी की थी, और उस स्टोरी में उन्होंने बताया था, असल में उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के पूरे खानदान के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी दो बेटियों के पास जिनके नाम, उम्रें और उनका शादीशुदा स्टेटस, ये सारा कुछ बता के उन्होंने बताया था जी उनके पास 2 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं, जिनकी तस्वीरें उन्होंने लगाई थी। इसके अलावा आर्मी चीफ के मामू के बारे में भी उन्होंने बताया था कि वो किस तरह से तबादले करवाने के अंदर मसरूफ हैं, और किस तरह से उन्होंने तबादले करवाए और वो पूरा निज़ाम चला रहे हैं, और उनकी मामू की बेटी को किस तरह एकदम नीचे से ऊपर ले जाया गया, इसके ऊपर भी बताया गया था। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो स्टोरी है, ये एस्टैब्लिशमेंट को बहुत बुरी, खास तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो टॉप लेवल की क़यादत है उसको बहुत, यानी कि उनका मानना ये था कि ठीक है, तनकीद पहले भी होती रही है, लेकिन ये तो घरों की तफसील तक आ रही है। बहरहाल उसके ऊपर तनकीद करने वाले तो बहुत सारी उसकी तौजीहात बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई इमरान खान की फैमिली भी तो फैमिली है, उन सियासतदानों की फैमिलियां भी तो फैमिली हैं जिनको उठाया जा रहा है। खैर, ये सारी चीजें तो अलग हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बात हो चुकी है। अब जो नया कट्टा खुला है ना नाज़रीन किराम, वो ये है कि ये जो स्टोरी छापी गई थी, ये फैक्ट फोकस ने छापी थी, और फैक्ट फोकस के एडिटर का आज एक बयान आ गया है, और वो जो बयान है वो पूरी की पूरी कहानी अलग तरीके से बता रहा है। मैं बताता हूं। जैसे कि फैक्ट फोकस के जो एडिटर हैं उस्मान मंजूर, उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं पहले वो पढ़ के सुना दूं, फिर मैं आपके सामने कुछ इससे मुताल्लिक भी कुछ मजीद हक़ाइक़ रखता हूं। तो वो लिखते हैं, आई उस्मान मंजूर वॉज द एडिटर फैक्ट फोकस व्हेन स्टोरी वॉज पब्लिश्ड, hereby states that the story published on Fact Focus with subject of Army Chief or a King GHQ tightens grip on civilian institution under General Asim Munir is based on false accusation। वो कहते हैं जी झूठे इल्जामात के ऊपर ये स्टोरी मबनी थी। उन्होंने ये भी कहा कि स्टोरी इज a misrepresentation of facts and is deliberate plot to peddle a narrative for malicious campaign and objectives। I denounce recent vilification campaign against Army Chief and family by Fact Focus। उस्मान मंजूर। खैर नाज़रीन किराम, ये जो उस्मान मंजूर साहब हैं, इनकी ये स्टेटमेंट इनके जाती अकाउंट पे तो लगी, लेकिन फैक्ट फोकस का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी लगी। तो फिर हमने थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट किया। वैसे ये मामला तो काफ़ी दिनों से मेरी नज़रों में था कि फैक्ट फोकस का जो मामला है वो कुछ और ही चल रहा है। ख़ास तौर पर इसमें उस्मान घुराया साहब जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ें होती रही हैं। अब ये सारा मामला क्या है? क्या वाकई अहमद नूरानी साहब ने ये स्टोरी घड़ी आपस में, या उन्होंने झूठ बोला है? तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हुआ ये कि जब अहमद नूरानी साहब ने ये स्टोरी छापी, उस वक्त भी अहमद नूरानी की लड़ाइयां चल रही थी अपने उस ग्रुप के साथ कि जिन्होंने मिलकर इस फैक्ट फोकस की बुनियाद रखी थी। उस वक्त वकास घुराया बड़ा एक एक्टिव प्लेयर था इसमें। फवाद वड़ाइच के नाम से एक पेन नेम, फवाद वड़ाइच के नाम से वो सारी चीज़ों को और इन्वेस्टिगेशंस को वो देख रहे थे।
تو वकास गुराया को जब ये लगा कि अहमद नूरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बेसिकली इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं या इमरान खान की बात कर रहे हैं, और वकास गुराया आपको पता है आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं इमरान खान से, पीटीआई से, माजी के अंदर भी वो बड़ी तनकीद करते रहे हैं इमरान खान के ऊपर, तो उन्होंने अपने आप को, उन्होंने कहा जी यार ये गलत हो रहा है। और हालांकि वकास गुराया का आपको पता ही है अपने माजी के ऊपर क्वेश्चंस हैं उनके, वैसे भी मामलात, बहुत सारे मामलात के ऊपर क्वेश्चंस हैं, मैं उसकी डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन वकास गुराया ने अहमद नूरानी को स्टोरी से पहले ही ये कहना शुरू कर दिया कि ये देखो पीटीआई का टाउट है, एजेंट है, फलाना है, ढिमकाना है। और अगर मैं इसी अकाउंट के नीचे जाऊं ना तो उसके ऊपर पूरी कहानियां चली हुई हैं। जैसे कि मैं मिसाल देता हूं, 18/3 को भी ये इसके ऊपर जो है ना वो यही अकाउंट के यार ये स्टोरी झूठी है उसको रीपोस्ट कर चुका है, जबकि 2/3 यानी कि 2 मार्च को भी इन्होंने ये फैक्ट फोकस का जो ट्विटर अकाउंट है इससे ऊपर अहमद नूरानी के खिलाफ बातें की। अब नाज़रीन किराम, अहमद नूरानी का मौक़िफ़ ये है कि मेरा ये जो ट्विटर अकाउंट है ये उन लोगों की जानिब से हैक किया गया है। उन्होंने कहा जी ये जो सारी टीम अलग हो रही है, ये इनके पीछे वो उनका मानना ये और मकासद हैं, ये लाइन से हट गए हैं। अहमद नूरानी ये कहता है कि भाई अगर आप एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं तो फिर आपको एंटी स्टैब्लिशमेंट रहना चाहिए, फिर आपको बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला नहीं होना चाहिए। और अहमद नूरानी साहब का मानना ये है कि ये जो सारे लोग हैं ये बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हैं, इसलिए ये अपना वो बेसिक मामला जिसे एंटी स्टैब्लिशमेंट हमें कहना चाहिए तो उससे पीछे हट गए हैं। तो नाज़रीन किराम, ये जो अभी आज इंकशाफ हुआ है ये एक्चुअली जो फैक्ट फोकस है उनके ग्रुप की लड़ाई का जो है ना वो नतीजा है। ठीक है, तो वो जो उस्मान मंजूर साहब हैं, असल में अहमद नूरानी साहब पहले ही उनके बारे में बहुत सारी, उनके और उनके ग्रुप के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो कर चुके हैं, और उन्होंने अपने आप को जो है ना वो एक अलहदा किया हुआ था। अब ये जो इल्जामात लगे हैं कि जो उस्मान मंजूर साहब कह रहे हैं कि जब स्टोरी पब्लिश हुई तब भी मैं एडिटर था। अब इसका जवाब ऑब्वियसली अहमद नूरानी की जानिब से जब आएगा तो ही पता चलेगा क्या दूध है, क्या पानी है, दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी होगा। तो ये एक अजीबोगरीब मामला जो है वो इख्तियार कर चुका है। तो ये कहानी है। अच्छा, दूसरी खबर नाज़रीन किराम, दूसरी खबर सुन लीजिए। दूसरा मामला वो क्या कहानी है नाज़रीन किराम, आज सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने उड़ा के रख दिया है। और सच्ची बात है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सिस्टम को इतना, जब आप अगवा कर लेते हैं तब भी कुछ जज हैं जो खड़े हो जाएं और वो खड़े होकर इस तरह से सिस्टम को चैलेंज करें। सरदार एजाज इसहाक उन्हीं जजों में से एक जज हैं। उन्होंने नाज़रीन किराम ये जो उनके पास से केस लिया गया इमरान खान का, यानी वो पता है वो जो एक मुलाकात वाला मामला चल रहा था, इसके ऊपर सकीना बंगिश नामी एक खातून को उन्होंने अपॉइंट भी किया था और मुलाकात भी करवाने दी गई थी, और बाद में ये सारे के सारे केस लेके सरफराज डोगर साहब के पास चले गए थे। तो सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा था कि यार ये क्या कहानी है, ये मुझे इस बात की जो है ना वो समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर नाज़रीन किराम हुआ ये है कि आज सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने इसके ऊपर पूरी कहानी लिखी है। वो कहते हैं जी, वज़ीर समाअत मुकदमे के मुतल्लिका जज की रजामंदी के बगैर ट्रांसफ़र करके कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस को इंतहाई अहमियत का करार देते हुए अवाम को खबरदार किया है। वो जज इसहाक खान साहब खबरदार कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये, और अवाम को कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये ज़हन में रखिएगा, ये एक सियासी जमात से लीडर से मुताल्लिक केस बनाकर पेश करेंगे। इन्हें गुमराह करने की, आपको गुमराह करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वो इस केस पर नजर रखें क्योंकि ये केस महज एक सियासी जमात के लीडर का नहीं, बल्कि ये केस चीफ जस्टिस के किसी भी जज से कोई भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा केस इंतजामी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफर के असूल तय करने से मुताल्लिक है। उन्होंने कहा ये इमरान खान का नाम लेकर ना इस केस को ले जाएंगे, और लेकिन अवाम को वो कह रहे हैं आपने नजर रखनी है, ये वैसा, और उन्होंने जवाब तलब में कह रहे आप कैसे। और सरफराज डोगर साहब ने क्या किया हुआ, इस केस को डिसमिस, यानी कि वो तकरीबन जो है ना वो डिसमिस कर दिया है। तो ये मामला है। अच्छा जनाब, अब जनाब सुन लीजिए आज ये सारी कहानी और सरफराज डोगर साहब की क्या औकात है और ये सारा मामला किस तरह से हुआ उसकी भी, और ये जो सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने किया और वो जो करने की कोशिश कर रहे थे उनके रास्ते किस तरह से रोके गए और इनकी अपनी क्या औकात है, वो कहानी भी सुनिए। खबर यह है कि इमरान खान से पीटीआई रहनुमाओं की डयाला जेल में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के हुक्म के बावजूद आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने 2 दिन की मुलाकात बहाल करते हुए मंगल और जुमेरात को मुलाकातें करवाने का हुक्म दिया था। तो आज फिर मुलाकात नहीं करवाई। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई जो फिर सलमान राजा साहब ने एक वो अंडरटेकिंग दी है, उस अंडरटेकिंग का क्या फायदा होगा।
جب آلریڈی ملاقاتیں ہی نہیں کروانی ہیں، جب آلریڈی یہ سب کچھ چلنا ہے تو پھر انڈرٹیکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ جناب جو اڈیالہ کے باہر وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے احکامات کے باوجود آج ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، یہ ہماری بے عزتی نہیں ہوئی بلکہ ان ججز اور اس ادارے کی بے عزتی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کی عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ انہوں نے یہ بھی کہا انٹیلیجنس کا جو کرنل ہے جو جیل میں بیٹھا ہے، حسب معمول اس کے حکم پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ہماری ملاقات عمران خان سے نہیں ہونے دی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ عمر ایوب کی جانب سے ناظرین کرام یہ کہا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو سسٹم کے پالنے والے ہیں اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے کیسے اس پورے معاملے کو ننگا کیا ہے، اور انہوں نے سامنے رکھا کہ بھائی اب وہ دودھ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہی نتیجہ ہوا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی آرڈر میں بھی لکھ دیا آپ نے، اور ان 3 ججوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک جو جیل کا کرنل ہے وہ تگڑا بیٹھا ہے اور وہ چیزوں کو جو ہے وہ بذات خود دیکھ رہا ہے اور اس نے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین کرام، میں نے آپ کو بتایا کہ آج 600 دن ہو گئے ہیں، 600 دن ہو گئے عمران خان کو جیل میں۔ عمران خان کیسے جیت چکا ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیسے ہار چکی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ 600 دنوں کے بعد بھی ناظرین کرام عمران خان کے سحر کو نہیں توڑا جا سکا ہے۔ عمران خان آج بھی اس ملک کا سب سے ریلیونٹ سیاستدان ہے۔ عمران خان آج بھی پورے ملک کی سیاست جیل کے اندر سے بیٹھ کے چلاتا ہے۔ آپ اس قدر مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران خان کو لوہے کی دیواروں کے پیچھے چن دیا ہے تاکہ وہ اس کی گفتگو نہ، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ گفتگو نہ باہر نکل سکے، آئرن کرٹن جسے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب گفتگو نہ باہر آ سکے، چیزیں نہ ہو سکیں، یعنی کہ بات کرنے کی اجازت نہ دی جا سکے۔ تو کیا ہوا ہے؟ کیا عمران خان کا امپیکٹ ختم ہو گیا؟ عمران خان کا امپیکٹ ناظرین کرام ویسے کا ویسے ہی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے لوگ جو ہے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے، جو کچھ بھی ہو جاتا تھا۔ حالات یہ ہو چکے ہیں آج 600 دنوں کے بعد کہ اگر عاطف اسلم صاحب ISPR کے لیے گانا لکھتے ہیں تو وہ موسٹ ڈس لائکڈ سانگ آف ہز کریئر بن جاتا ہے۔ تو چیزیں جو ہے وہ معاملات ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج 600 دنوں کے بعد عمران خان جیتا ہوا ہے اور یہ سب ہارے ہوئے ہیں۔ کل رات عمران خان کی گفتگو بھی آئی، اور وہ گفتگو مجھے پتا ہے 1 دن کے بعد آ رہی ہے۔ اب اس بارے میں بھی پتا چل رہا ہے کہ جناب جو اندر میں کچھ لوگ جو ہے وہ ڈر رہے ہیں، وہ گفتگو باہر لے کے آنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ میں یہ بات بتا دوں ناظرین کرام، یہ آخری خبر سن لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت لڑائیاں چل رہی ہیں، بہت عجیب و غریب۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ پنجاب میں عالیہ حمزہ کے خلاف بھی کمپین چل رہی ہے، اور بہت تگڑے تگڑے نام، بڑے سردار نام جو ہے ان کے خلاف۔ وہ ایک ورکنگ کلاس لیڈی ہے، ان کے خلاف اس قسم کی کمپین سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ اپنی لڑائیوں میں ادھر دیکھ لیجئے سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ فیصل جو فرید صاحب ہیں، یعنی جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کو بھی سائیڈ لائن کہتے ہیں جی مجھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے مجھے بس کے نیچے پھینکا تو میں پوری بس کو ہی الٹا دوں گا۔ تو کہانیاں تو یہ چل رہی ہیں، اور پھر کہانی کیا ہے پتہ چلا؟ کل عمران خان نے کہا تھا میں سڑکوں کو گرم کر دوں گا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے آ کر اس کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کب عمران خان نے کہا؟ کہاں سے یہ بیان آ گیا؟ اور پھر فارورڈ بلاک کی بھی خبریں ہیں۔ تو عید کے بعد بہت انٹرسٹنگ ٹائم آ رہا ہے، دلچسپ ٹائم آ رہا ہے۔ ایک عمران خان سے پوری قوم کو امیدیں ہیں۔ پارٹی جو ہے وہ دن بدن، میں آپ کو بتا دوں، PTI باہر موجود قیادت دن بدن کمزور اور ارریلیونٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ PTI کے لیے کسی بھی طور پہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ آج کی خبریں ہیں، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔